मैं दामोदर शर्मा अनअकैडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राजस्थान 360 इस पर आपका स्वागत है। क्रैक आरपीएससी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको क्या करना है कि इसके लिए आप सब्सक्रिप्शन करते हो तो सभी प्रकार के जो राजस्थान के एग्ज़ाम हैं वो तैयारी कर सकते हो इंडिया के सबसे लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम दामोदर प्रसाद शर्मा है। एमए हिस्ट्री से नेट भी हूँ। टीचिंग एक्सपीरियंस 15 ईयर्स का है और मैंने टीचर एग्ज़ाम क्लियर किया है 2018 में। तो आपको अनअकैडमी पे क्या मिलेगा? यदि आप अनअकैडमी ऐप खरीदते हो तो डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हो, अपने डिस्कस कर सकते हो, कोई भी डाउट पूछ सकते हो। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे जिसके ये जो आपके सारे कोर्सेज हैं वो आपको एक ही लाइन में मिल जाएंगे और आपको एग्ज़ाम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मिलेंगे। ठीक है, तो जिससे आप तैयारी कर सकते हो अपनी। यदि आप तैयारी को चेक करना चाहते हो, एनालिसिस करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको लाइव टेस्ट और क्विजेज भी इसमें मिलेंगे। आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा भी। एक बार आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो आपको सारे जो लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं वो आपको मिलेंगे और अच्छी तरह आप उनको देख सकते हो किसी भी डिवाइस पर। अपनी पसंद के शिक्षकों के साथ आप मोबाइल या लैपटॉप में किसी भी समय किसी भी जगह से अध्ययन कर सकते हैं। यदि आप किसी भी लाइव वीडियो को फिर से देखना चाहते हैं तो आप कभी भी रिकॉर्ड रूप में देख सकते हैं। मतलब ये अच्छी सुविधा है। सभी कक्षाओं के बाद क्लास नोट्स भी दिए जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पढ़ाया जाएगा, नोट्स भी दिए जाएंगे। यानी प्रत्येक चौथी क्लास होगी तो एक डाउट क्लियरिंग सत्र है जिससे में चल रहे विषयों से संबंधित आपके सभी डाउट्स को दूर भी किया जाएगा। यानी आप डाउट पूछ सकते हो कि हमारी डाउट है तो वो आपको सारे दूर किए जाएंगे। फ्री प्लान क्या है इन अकेडमी के बारे में? चूज टू स्टडी फ्रॉम 15 प्लस टॉप एजुकेटर्स, 500 प्लस फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक with live doubt clearing, weekly free mock tests, free live quiz with 20,000 plus questions, daily T20 free live quizzes और 20 questions in 20 minutes। ठीक है, आपके संपूर्ण एसीएफ रिवीजन और प्रैक्टिस का रामबाण कोर्स है ये। ठीक है, तो इसमें आपको क्या मिलता है देखो। मॉडर्न हिस्ट्री डेली टाइमिंग रहेगी 7 बजे। इंडियन आर्ट एंड कल्चर का भी टाइम बताया गया है। राजस्थान हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन एंड राजस्थान इकोनॉमी, साइंस, राजस्थान जियोग्राफी, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, इंग्लिश, करंट अफेयर्स। तो इसमें आपके डेली टाइमिंग में थ्योरी रिवीजन होगी और फिर आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस होंगे। तो फ्री रिवीजन कैंप को अभी ज्वाइन कीजिए। जो अल्टीमेट 25 डेज का फ्री रिवीजन कैंप मिलेगा। तो डेली गाइडेंस फ्रॉम टॉप एजुकेटर से मिलेगी, रिवीजन मिलेगा थ्योरी का और बाद में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, लाइव डाउट क्लियरिंग होगी, लैंग्वेज भी मिलेगी, कौन सी? हिंदी। और सभी जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको कवर करवाए जाएंगे। तो इसके लिए आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और मेरा जो कोड है वो DPS10 यूज करो। यदि आप अनलॉक फ्री प्लान, इस फ्री प्लान को अनलॉक करना चाहते हो तो मेरा कोड यूज कीजिएगा DPS10, तो आपको फ्री प्लान मिल जाएगा। तो इसके लिए आप जल्दी से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें। तो आपको फ्री क्लासेज में तो आपको लिमिटेड सिलेबस कवर्ड होगा, लेकिन प्लस क्लासेज लेंगे तो आपको कंप्लीट सिलेबस कवर्ड होगा। फ्री क्लासेज में आपको ओकेजनल प्रैक्टिस टेस्ट होंगे जबकि प्लस क्लासेज में आपके अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट होंगे। जो फ्री होंगी उसमें ओकेजनल PDF या नोट्स मिलेंगे, लेकिन इसमें आपको अनलिमिटेड मिलेंगे यदि आप प्लस क्लास लेते हो। लिमिटेड डाउट सॉल्यूशन मिलेंगे यदि आप फ्री क्लास में हो, और यदि प्लस क्लास लेते हो तो ऑल डाउट सोल्व बाय टॉप एजुकेटर्स। तो आप है ना ज़्यादा देरी न करते हुए, क्योंकि नौकरी जल्दी लगना है, तो प्लस क्लास को ज्वाइन कीजिए। तो इसके लिए ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे अच्छा जो प्लान है, ये प्लान है सारे अनअकैडमी के, सबसे जो अच्छा प्लान है वो है 12 मंथ्स का। इसमें आपको 7,000 रुपीज़ देने पड़ते हैं। ठीक है ना? लेकिन यदि आप मेरा जो प्रोमो कोड DPS10 यूज करोगे तो ये इसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और ये आपको पड़ेगा 6,300 का। 24 मंथ्स के भी ऐसे ही है। जो 8,400 का है वो 7,560 रुपीज़ का पड़ेगा यदि आप मेरा जो प्रोमो कोड DPS10 यूज करते हो। तो इस तरह से आप मेरा कोड यूज करके इसमें छूट पा सकते हो।
तो इस आपके लिए 12 मंथ्स और 24 मंथ्स के प्लान है वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इससे आप लंबे समय तक अपनी तैयारी करके अपने आप को एग्जाम के लिए मजबूत कर सकते हो। तो जल्दी से आप इसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और अनअकैडमी जो लर्निंग ऐप है उसे खरीदिए। तो आज हमारा टॉपिक है भारत में 1857 की क्रांति। तो इससे संबंधित मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा और क्वेश्चन के साथ साथ जो डाउट्स हैं उनको भी क्लियर कराऊंगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। तो साथ में आपको क्वेश्चन सेट लेके आया हूँ, साथ में उनके साथ आपको उसी के साथ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थ्योरी भी बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर अपन भारत में 1857 की क्रांति। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो कौन सा है, भारत का प्रथम वाइसरॉय निम्नलिखित में से कौन सा था। तो इसमें है कैनिंग, लॉर्ड मेयो, एलिन डलहौजी। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा, ए, यानी प्रथम वाइसरॉय वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग भारत में प्रथम वाइसरॉय था। दरअसल क्या हुआ था कि 1857 की क्रांति के बाद एक अधिनियम आया था जिसे कहते हैं 1858 का अधिनियम, यानी इसे क्या कहा जाता है, 1858 का अधिनियम ये आया था। ये जो अधिनियम है 1858 का, इसमें एक्चुअल में क्या था कि इस अधिनियम में जो रियासतें थी ना, रियासतें जैसे राजस्थान में थी ना, रियासतें जैसे उदयपुर, जयपुर, इनमें क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल है उसका नियंत्रण समाप्त कर दिया गया था। गवर्नर जनरल का नियंत्रण यहाँ पे समाप्त हो गया और गवर्नर जनरल है ना, उसे यहाँ पर वाइस रॉय कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा था, वाइस रॉय, यानी वाइस रॉय कहा जाने लगा था गवर्नर जनरल को। और जिसके बाद में कह सकते हैं कि यहाँ पर जो नया पद था वो कौन सा आ गया था, वाइस रॉय। तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। तो इसे ही क्या बना दिया गया था, वाइस रॉय बनाया गया। तो आपको याद रखना है कि भारत का जो प्रथम वाइस रॉय है वो लॉर्ड कैनिंग था, हालांकि वो उस समय गवर्नर जनरल भी था। मैंने बताया कि वाइस रॉय का जो पद है वो केवल सर्जित किया गया था किसमें, रियासतों में। क्योंकि जो प्रांत है ना, प्रांत प्रांत समझ गए ना, जैसे बम्बई है, मद्रास है, वहां पर अब भी उसे क्या कहा जाता था, गवर्नर जनरल कहते थे। यानी प्रांतों में अब भी उसे क्या कहते थे, गवर्नर जनरल के नाम से ही जाना जाता था। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन जिसका आंसर कौन सा आएगा, ए, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने के लिए किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की मदद की थी। तो इसमें पहला ऑप्शन कौन सा है, फ्रांस, दूसरा है नेपाल, तीसरा है बर्मा और चौथा है अफगानिस्तान। अब फ्रांस के बारे में तो आपको याद रखना है कि जो फ्रेंच थे ना, उनके ब्रिटेन के साथ युद्ध चलते ही रहते थे। यानी फ्रेंच तो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर ब्रिटिश स्थापित हो। हालांकि अंग्रेजों ने उन्हें बाहर से खदेड़ जरूर दिया था, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो उनके भले के बारे में सोचें। बर्मा की बात करें तो बर्मा एक ऐसा क्षेत्र था जिनका अंग्रेजों के साथ हमेशा से विवाद चल रहा था। ऐसा ही अफगानिस्तान में चल रहा था। तो इनकी सहायता करने वाला था नेपाल। ठीक है ना। तो नेपाल की उस समय भी एक रेजिमेंट थी, अब भी तो रेजिमेंट है ना नेपाल की भारत में। कौन सी रेजिमेंट कहते हैं उसे, गोरखा रेजिमेंट। तो ये उस समय भी थी, कौन सी, गोरखा रेजिमेंट। और गोरखा रेजिमेंट के जो सिपाही थे उन्होंने क्रांति के दौरान अंग्रेजों की पूरी तरह से सहायता की। न केवल सहायता की बल्कि वफादारी भी निभाई। और गोरखा जो सैनिक थे उन्होंने कंपनी का विद्रोह नहीं किया। तो उनके द्वारा विद्रोह नहीं किया गया था, किसका, कंपनी। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो गोरखा सैनिक थे वो पूरी तरह से साथ थे किसके, अंग्रेज। तो गोरखा सैनिक कहाँ से आए थे, नेपाल से। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, नेपाल। यानी 1857 के विप्लव को कुचलने के लिए जिस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की मदद की वो ताकत कौन सी थी, नेपाल थी।
तो इसलिए दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? नेपाल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सामाजिक विधेयक ने अनेक हिंदुओं को अंग्रेजों के विरुद्ध कर दिया? तो दरअसल आपको पता है कि उस समय भारत में कई सामाजिक कुरीतियां चल रही थी। यानी जब अंग्रेज शासन कर रहे थे ना, तो भारत में कई सामाजिक कुरीतियां थी। और इनमें कौन सी थी? एक तो सती प्रथा थी, जो बहुत लंबे समय से चली आ रही थी। इसके अलावा जैसे कन्यावध प्रथा थी, कौन सी थी? कन्यावध प्रथा। इसके अलावा डाकन प्रथा थी, ठीक है, बाल विवाह प्रथा थी, ठग प्रथा थी, कई प्रकार की सामाजिक प्रथाएं थी। इसके अलावा एक प्रथा और थी, वो थी विधवा का विवाह न करना, मतलब विधवा का पुनर्विवाह न करना। तो अब ये जो प्रथाएं थी, अब इन्हें अंग्रेज दूर करना चाह रहे थे, ठीक है ना, इन्हें अंग्रेज चाहते थे कि दूर हों। लेकिन भारतीय जो समाज है वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। यानी भारतीय समाज नहीं चाहता था कि कोई दूसरा आकर के उनके मामले में हस्तक्षेप करे, ठीक है ना। और ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे भारतीय कि निश्चित रूप से यहाँ पर ऐसा कुछ हो जाए जिसके कारण जिसके कारण जो अंग्रेज है उनके समाज में हस्तक्षेप करें। यही कारण है कि अंग्रेज ऐसा करना चाहते थे, मतलब उनको दूर करना चाहते थे कुरीतियों को, भारतीय ऐसा चाहते नहीं थे। इसी दौरान क्या हुआ, जब 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने रोक लगाई सती प्रथा पर। कौन सा अधिनियम बनाया गया था? सती प्रथा अधिनियम, ठीक है। और उसके बाद में 1856 में लागू किया गया कौन सा? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ये दोनों ही क्वेश्चन रीट में आए हुए हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। एक बार ऐसे पूछा गया था 1829 वाला, तो कि सती प्रथा का अंत मतलब कब लागू किया गया? 1829 में अधिनियम भी दे रखा था, तो इसका अधिनियम जरूर याद रखना है, कौन सा? 17 नंबर अधिनियम। और 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था, ठीक है ना। तो अब ये दोनों अधिनियम थे ना, ये दरअसल भारतीय समाज को बर्दाश्त नहीं हो रहे थे, क्योंकि भारतीय समाज में परंपरा थी कि यदि किसी स्त्री का पति मर जाता है तो उसके साथ उसे सती होना ही पड़ता था। दूसरी बात यह थी कि यदि कोई विधवा हो जाती थी तो उसका पुनर्विवाह समाज में अभिशाप समझा जाता था। लेकिन अब दोनों पर ही प्रतिबंध लगाया अंग्रेजों ने। इसका मतलब भारतीयों को ऐसा लगा कि निश्चित रूप से अंग्रेज उनके समाज में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो ऐसा करते ही भारतीय समाज था वो अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ। तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन है ये दोनों ही आएंगे, यानी सती प्रथा का अंत और विधवा विवाह संबंधी अधिनियम। तो ये कौन से में दिया हुआ है? डी में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? डी में। तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा आ जाएगा? फिर डी ऑप्शन आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन इसका आंसर होगा, ए व बी दोनों। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि सती प्रथा का अंत भी किया और जो विधवा विवाह संबंधी अधिनियम है वो भी क्या किया गया था? जारी किया, ठीक है ना। तो तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा आएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यानी 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अब इसमें दे रखा है कर्जन, कैनिंग, एलन बरो। कौन सा है ये? एलन बरो है। डलहौजी भी दे रखा है। अब आपको पता है कि एलन बरो तो पहले बन गया था, 1843 में बना था ये। डलहौजी 1848 में बना था। कर्जन तो आपको पता है कि 1900 ईस्वी में था। तो इसका आंसर कौन सा आएगा? कैनिंग, जो 1856 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बना था। यानी 1856 ईस्वी में भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो कौन सा आ जाएगा? बी आ जाएगा। इन जो लॉर्ड कैनिंग है ना, वो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था जब 1857 की क्रांति हुई थी। तो चौथे का जो आंसर है वो कौन सा आएगा? बी, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हिंदू देशभक्त का संपादन निम्नलिखित में से कौन था? ठीक है ना, तो इसका आपको पता ही है कि उस समय हिंदू उनका था हरिश्चंद्र मुखर्जी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह के नेतृत्व की सबसे कमजोर कड़ी थी? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया, कहां से था? बिहार से। ना, बिहार से नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। लक्ष्मीबाई का आपको पता ही है, लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था झांसी में। कहा किया था? झांसी में। नाना साहेब ने नेतृत्व किया था कहाँ पे? कानपुर में। नाना साहेब का जो नेतृत्व था वो कहाँ पे था? कानपुर में था। वैसे ही जो बहादुर शाह सेकंड है, उन्होंने नेतृत्व किया था कहाँ पर? दिल्ली में। तो अब दरअसल इनमें कमजोर कड़ी कौन सी थी? दरअसल ऐसा वर्णन मिलता है कि जो क्रांति का जो नेता है वो आपको पता है कौन था? बहादुर शाह जफर था। कौन था क्रांति का नेता? बहादुर शाह जफर। ठीक है ना, तो बहादुर शाह जफर है वो क्रांति का नेता था। लेकिन इसके बारे में ये कहा जाता है कि बहादुर शाह जफर है वो अंग्रेजों से पत्र व्यवहार भी कर रहा था। यानी जब क्रांति चल रही थी ना, तो उस समय इसका अंग्रेजों के साथ पत्र व्यवहार भी होता था। हालांकि ऐसा कुछ नहीं किया गया था किसके द्वारा? नाना साहेब, कुंवर सिंह या फिर लक्ष्मीबाई के द्वारा। यानी इन्होंने अंग्रेजों के विरोध में ही एक प्रकार से क्रांति की थी। कुंवर सिंह ने, लक्ष्मीबाई ने, नाना साहेब ने। तो अब पत्र व्यवहार रख करके अंग्रेजों से संपर्क कौन साध रहा था? बहादुर शाह द्वितीय। तो इसलिए छठे क्वेश्चन का आंसर कौन सा आएगा? फिर डी आएगा। यानी बहादुर शाह जो सेकंड था वो नेतृत्व में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व की सबसे कमजोर कड़ी था। तो इसलिए छठे क्वेश्चन का आंसर कौन सा आएगा? डी आएगा, बहादुर शाह सेकंड। ठीक है ना, बहादुर शाह सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। ये हो गया अपना कौन सा क्वेश्चन? छठा क्वेश्चन। तो छठे क्वेश्चन का आंसर कौन सा आएगा? बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, समझ गए ना? तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें? डी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। 19वीं शताब्दी का एक प्रमुख आंदोलन जो 1857 के विद्रोह की अपेक्षा अधिक संगठित तथा योजनाबद्ध था, निम्नलिखित में से कौन सा था? कौन सा था? तो याद रखना है आपको कि ये जो विद्रोह था ये मुंडा विद्रोह था। कौन सा विद्रोह था? मुंडा विद्रोह है। दरअसल इसका जो नेतृत्व है वो बिरसा मुंडा ने किया था। किसने किया था? बिरसा मुंडा ने। तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ये विद्रोह काफी खतरनाक था और अंग्रेजों को इन्होंने नाकों चने चबा दिए थे। तो इसलिए जो इसका जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा? फिर सी ऑप्शन आएगा। कौन सा आएगा? सी। यानी कि सी ऑप्शन, सॉरी, सी ऑप्शन आएगा, मुंडा विद्रोह। यानी जो मुंडा विद्रोह था वो दरअसल 19वीं शताब्दी में ज्यादा संगठित और योजनाबद्ध। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? पहला ऑप्शन है अवध का अधिग्रहण। दूसरा ऑप्शन है 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। तीसरा ऑप्शन है चर्बी युक्त कारतूस। और चौथा ऑप्शन है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है ना, यानी इसमें से कौन सा तात्कालिक कारण था ये आपको ही बताना है। तो आपको पता है कि 1856 ईस्वी में अवध का अधिग्रहण किया गया था। यानी कुशासन का आरोप लगाकर अधिग्रहण किया गया था। किसका? अवध का। तो जो अवध है ना वो एक प्रकार से, हालांकि यहाँ पे अवध का अधिग्रहण कारणों में तो जरूर माना जा सकता है, लेकिन तात्कालिक कारण अलग चीज थी। ऐसा नहीं था कि अवध के कारण ही क्रांति हुई थी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्योंकि अवध के कारण क्रांति होती तो केवल अवध में ही होती, बाकी जगह थोड़ी होती। 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, हालांकि ये कारण जरूर था, लेकिन ऐसा नहीं था कि इसी के कारण क्रांति हुई थी। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन आएगा चर्बी युक्त कारतूस। क्या था? चर्बी युक्त कारतूस। दरअसल क्या था कि जनवरी 1857 में, कब की घटना है? जनवरी 1857 की घटना है। भारत में एक नई राइफल आ गई थी और उस राइफल का नाम क्या था? एनीफील्ड। यानी एनीफील्ड नामक राइफल्स भारत में आ गई थी। कब आई थी? जनवरी 1857। ठीक है, और
ये जो राइफल्स जब आई थी जनवरी 1857 में, उससे पहले भारत में एक राइफल थी ब्राउन बेस। कौन सी राइफल थी? ब्राउन बेस राइफल थी। अब जो नई राइफल थी ना, एनीफील्ड, उसके बारे में बताया गया कि इसमें जो कारतूस है, इसकी जो कारतूस यूज में ली जाती थी, उसमें दरअसल गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। कहते हैं कि इसका जो ढक्कन था, ढक्कन, उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी, और उस समय कारतूस का ढक्कन ऐसे मुंह से ही खोलना पड़ता था। ठीक है। अब जैसे ही इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई, हिंदू और जो मुसलमान सैनिक थे, उनमें इस बात के लिए विद्रोह हो गया अंग्रेजों के प्रति। अब जैसे ही यहाँ पर ये कारण स्पष्ट हुआ, यानी सैनिकों को पता चला कि उनके धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश की जा रही है, तुरंत विद्रोह हो गया। ठीक है ना। तो इसीलिए 1857 के विद्रोह का जो तात्कालिक कारण था वो कौन सा था? चर्बी वाले कारतूस। यानी इसमें आपका कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन आएगा। यानी सी ऑप्शन सही है। कौन से क्वेश्चन का? 8वें क्वेश्चन का। ठीक है ना। तो 8वें क्वेश्चन का आंसर कौन सा आएगा? सी, चर्बी युक्त कारतूस। नेक्स्ट, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की सेना का सेनापति कौन था? ऑप्शन कौन सा है? अजमल खां, अहमदुल्ला खां, खान बहादुर, बख्त खां। ठीक है। तो याद रखना है कि इसका जो सेनापति था वो था बख्त खां। यानी दिल्ली में विद्रोह की जो शुरुआत थी वो कब हुई थी? 11 मई 1857। वैसे भारत में तो 10 मई को ही स्टार्ट हो चुका था, लेकिन दिल्ली में कब स्टार्ट हुआ था? 11 मई 1857 को। ठीक है। जब यहाँ पे विद्रोह की शुरुआत हुई थी, तब उसका जो सैन्य नेतृत्व हुआ वो किसने किया था? बख्त खां ने किया था। जो बख्त खां है, उसका जो उसकी जो उपाधि है वो थी खान बहादुर खान की। ये जो खान बहादुर ऑप्शन में दे रखा है ना, ये अलग है। ठीक है ना। तो इसकी जो उपाधि थी वो कौन सी थी? खान बहादुर खान की उपाधि थी। ठीक है ना। ये उपाधि थी किसके पास? बख्त खां के पास। ये किसने दी थी? बहादुर शाह जफर ने दी थी। बहादुर शाह जफर के द्वारा इसे खान बहादुर खान की उपाधि दी। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा? डी ऑप्शन आएगा। इन जो बख्त खां था ना, वह बहादुर शाह जफर की सेना का सेनापति था, मुगल सम्राट का। जब कब क्रांति हुई थी ना 1857, उसी समय की ये घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, लक्ष्मीबाई ने किसकी सहायता से ग्वालियर पर अधिकार किया? ए ऑप्शन दिया है तांत्या टोपे, बी दिया है राव साहब, सी दिया है नाना साहेब, और डी दिया है ए व बी दोनों। तो इसमें आपको याद रखना है कि झांसी में विद्रोह की शुरुआत हुई थी कब? 5 जून 1857। ठीक है। 5 जून 1857 को झांसी में विद्रोह की शुरुआत हुई थी। ठीक है। इसके बाद में जो झांसी है उनका उसका साथ दिया था तांत्या टोपे ने। किसने दिया था? तांत्या टोपे ने। और एक वहीं का शासक था जिसका नाम था राव साहब। ठीक है ना। तो अब ये जो दोनों थे ना, इन्होंने मिलकर के लक्ष्मीबाई की सहायता की, जिसके बाद लक्ष्मीबाई ने आक्रमण किया कहाँ पे? ग्वालियर पर। यानी इन दोनों की सहायता से ग्वालियर पर आक्रमण किया गया, और ग्वालियर पर विजय प्राप्त की थी लक्ष्मीबाई ने। ठीक है ना। तो इसलिए इसमें जो ऑप्शन अपन पढ़ेंगे वो कौन सा आएगा? ए व बी दोनों आएगा। ठीक है ना। यानी कौन सा ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन आएगा। ठीक है। तो डी ऑप्शन आएगा, ए व बी दोनों। यानी तांत्या टोपे और कौन थे? राव साहब थे, जिन्होंने लक्ष्मीबाई की सहायता की थी कहाँ पे? ग्वालियर पर अधिकार करने में। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा आएगा? डी ऑप्शन आएगा, ए व बी दोनों। नेक्स्ट, कानपुर में विद्रोहियों ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसे सौंपा था? पहला ऑप्शन है पेशवा बाजीराव सेकंड, दूसरा ऑप्शन है विरजिस कादिर, तीसरा ऑप्शन है तांत्या टोपे,
और चौथा ऑप्शन है नाना साहेब। ठीक है ना, ये चार ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, आपको याद रखने हैं। 11वां जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया ऑप्शन कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसे सौंपा था कानपुर में? पेशवा बाजीराव सेकंड, बिरजिस कादिर, तांत्या टोपे और नाना साहेब। तो याद करना रखना है कि इन्होंने नेतृत्व सौंपा था नाना साहेब को। किसे सौंपा था? नाना साहेब। तो इसलिए ऑप्शन इसका कौन सा आएगा? डी आएगा, नाना साहेब। अब बता देता हूं कि कारण ये था कि 1851 में जो कानपुर है वहां पर पेशवा को भेज दिया गया था, क्योंकि आपको पता है कि अंग्रेजों ने जब संधियां की तो पेशवा को संधि दे करके, और पेशवा कौन था उस समय? बाजीराव सेकंड था। उसे संधि करके, मतलब उसे संधि की और उसे पेंशन दे करके कानपुर भेज दिया गया, जिसे बिठूर भी कहते हैं। लेकिन 1851 में बाजीराव सेकंड की मृत्यु हो गई। यानी बाजीराव सेकंड की मृत्यु कब हुई थी? 1851 में। अब जैसे ही इसकी मृत्यु हुई, जो नाना साहेब, जो इसका पुत्र था, इसके पुत्र का नाम क्या था? नाना साहेब, उसकी जो पेंशन है वो पूरी तरह से बंद कर दी गई। नाना साहेब की पेंशन बंद कर दी गई। अब जो नाना साहेब है उसका दूसरा नाम एक और था, धुंधु पंत। तो इसलिए ये अंग्रेजों से पूरी तरह से नाराज था। अब जैसे ही विद्रोह हुआ तो ये काफी खतरनाक था नाना साहेब, इसे ही नेतृत्व सौंपा गया। वैसे याद रखना है कि कानपुर और झांसी में एक साथ ही विद्रोह स्टार्ट हुआ था 5 जून 1857 को। यानी 5 जून 1857 को ही विद्रोह की शुरुआत हुई थी। कहाँ पे? कानपुर में। नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब ने। और इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा आएगा? डी आएगा। 11वें क्वेश्चन का आंसर कौन सा आएगा? डी। नेक्स्ट में चलते हैं। रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? यानी रुहेलखंड में विद्रोह का नेता कौन था, ये आपको याद रखना है। तो रुहेलखंड में एक तो ऑप्शन है फिरोज खां, दूसरा है बहादुर शाह है, तीसरा है खान बहादुर और चौथा है मौलवी अहमदुल्ला खां। तो रुहेलखंड कहाँ पड़ता है? बरेली में। और बरेली में विद्रोह की शुरुआत की थी किसने? खान बहादुर ने। तो बरेली वैसे यूपी में पड़ता है, वर्तमान में कहाँ पे है? यूपी में। तो इसलिए इसका नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर ने किया। क्योंकि आपको पता है कि फिरोज खां तो ये इलाहाबाद से संबंधित था, लियाकत अली के साथ था। जो बहादुर शाह जफर है वो आप जानते ही, वो सम्राट था उसमें। अब सम्राट तो नहीं था, मतलब बादशाह कह सकते हो। सम्राट तो उस समय एक प्रकार से अंग्रेज बन चुके थे। और मैं मौलवी अहमदुल्ला खां है, इसने नेतृत्व किया था कहाँ से? फैजाबाद से। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? खान बहादुर। खान बहादुर इसका ऑप्शन आएगा। यानी इसका आंसर कौन सा है? सी है। तो 12वें का आंसर सी है। यानी रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का जो नेता था वो कौन था? खान बहादुर था। नेक्स्ट, बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो ऑप्शन कौन से दे रखे हैं आपको? ए में अमर सिंह है, बी में कुंवर सिंह है, सी में पीर अली है और डी में मजरूल हक है। यानी 4 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं कि बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था। तो आपको याद रखना है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का जो प्रमुख नेता है वो था कुंवर सिंह। कौन था? कुंवर सिंह। एक्चुअली में क्या है कि कुंवर सिंह है ना, ये जगदीशपुर क्षेत्र में इसने नेतृत्व किया था। जगदीशपुर वर्तमान में आरा जिले में पड़ता है, और आरा जिला वर्तमान में क्या यहाँ पे है? झारखंड में। लेकिन उस समय तो बिहार ही था ना। तो जगदीशपुर में कारण यह था कि जो कुंवर सिंह है, कुंवर सिंह, उसकी जो जमीनें थी उन पर अधिकार कर लिया था किसने? अंग्रेजों ने। इसी कारण इसने 12 जून 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया। इसने जो जगदीशपुर क्षेत्र है उस पर पूरी तरह से अधिकार कर लिया था। इसके अलावा इसने जो आरा क्षेत्र है ना वहां पर भी अधिकार किया। यानी ये क्षेत्र पूरी तरह से किसके हो चुके थे? कुंवर सिंह के हो चुके थे। हालांकि कुंवर सिंह एक युद्ध में घायल हो गया था ब्रिगेडियर मारक के साथ, और घायल होकर होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? कुंवर सिंह की। लेकिन मरने से पहले इसने पराजित जरूर कर दिया था किसको? अंग्रेजी सेना को।
याद रखना है कि जो कुंवर सिंह सिंह है उसे कहते हैं बिहार का शेर, यानी बिहार का शेर किसे कहा जाता है? कुंवर सिंह को कहा जाता है। ठीक है ना? तो कुंवर सिंह का नाम क्या है? बिहार का शेर है। बिहार का शेर इसे कहा जाता है कुंवर सिंह को। ठीक है, तो 13वें का आंसर आएगा बी, यानी बिहार में नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। अब आता है 14वां क्वेश्चन। राजस्थान में 1857 के विद्रोह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? तो ऑप्शन ए है नसीराबाद, बी है जयपुर, सी है कोटा और डी है जोधपुर। यानी 4 केंद्र दिए गए हैं। ठीक है, तो राजस्थान में 1857 में सर्वाधिक जो विद्रोह है ये कोटा में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोटा में। याद रखना है कि जो नसीराबाद है, नसीराबाद, यहाँ पे क्रांति की शुरुआत हुई थी सबसे पहले राजस्थान में 28 मई 1857 को। जयपुर में कोई विद्रोह हुआ ही नहीं था। जयपुर में कोई विद्रोह नहीं हुआ था, ध्यान रख लेना है। ठीक है, कोटा है, यहाँ पर बड़ा विद्रोह हुआ था, क्योंकि जो कोटा है यहाँ पे विद्रोह की शुरुआत हुई थी वैसे 15 अक्टूबर 1857 को। यहाँ पे नेतृत्व किया था, एक तो था जयदयाल, क्या नाम था? जयदयाल। और दूसरा था मेहराब खां। यानी इनके द्वारा यहाँ पर नेतृत्व किया गया था और इन्होंने पूरी तरह से अंग्रेजों को चित कर दिया था और पूरे कोटा पर अधिकार किया। दरअसल ऐसा माना जाता है कि राजस्थान में जो सबसे बड़ा जो विद्रोह है वो कहाँ पे हुआ था? कोटा में, क्योंकि यहीं पर संपूर्ण व्यवस्थित विद्रोह था और राजस्थान में सर्वाधिक समय तक जिस क्षेत्र पर विद्रोहियों का अधिकार रहा वो कोटा ही था। तो इसीलिए 14वां जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो कौन सा आएगा? कोटा आएगा, यानी सी आंसर। यानी कोटा ऐसा क्षेत्र था जहां पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र था, जहां पर सर्वाधिक विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति के दौरान। तो 14वें का आंसर कौन सा आ जाएगा? फिर सी आ जाएगा। 15वां क्वेश्चन। ब्रिटिश सेना में कार्यरत भारतीय सैनिकों ने सर्वप्रथम विद्रोह किस स्थान पर किया था? सबसे पहले किसने किया था? पहला है बैरकपुर, सतारा, मेरठ, वेलोर 1806। बैरकपुर में विद्रोह तो हुआ था, सतारा में विद्रोह हुआ, मेरठ में भी हुआ, वेलोर में भी हुआ। लेकिन जैसे वेलोर लिख रखा है 1806 में, तो यहाँ पर सबसे पहला विद्रोह हुआ, क्योंकि ऊपर क्रांति का नाम नहीं दे रखा है। ठीक है ना? क्रांति में पूछा जाता है तो बैरकपुर में ही सबसे पहले विद्रोह हुआ था, लेकिन क्रांति यहाँ पर नहीं पूछी गई है। सीधा ही क्वेश्चन किया गया है कि ब्रिटिश सेना में जो कार्यरत भारतीय थे उन्होंने सबसे पहले विद्रोह कब किया, कहाँ किया? मतलब 1806 में किया था। कहाँ पे? वेलोर में। वेलोर है ये कर्नाटक में पड़ता है। दरअसल यहाँ पे भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजी सेना के कह सकते हैं ऐसे कोई नियम थे, धार्मिक नियम बन रहे थे, धार्मिकता का खिलवाड़ हो रहा था, साथ में उनके वेतन भी सही प्रकार से नहीं दिए जा रहे थे, इसलिए इन्होंने विरोध कर दिया। तो ये भारतीय पूछा जाए कि भारतीय सैनिकों का पहला विद्रोह कहाँ पे हुआ था, मतलब ब्रिटिश शासन की बात कर रहे हैं, तो कहाँ पे हुआ था? वेलोर में हुआ था। और ये जो विद्रोह है ये कब हुआ था? 1806 ईस्वी में। तो इसलिए 15वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा आएगा? डी आएगा, वेलोर 1806 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम निम्नलिखित में से क्या था? पहला है ब्रिटिश शासन भारत में समाप्त हो गया, दूसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति, तीसरा है डलहौजी का भारत से वापस जाना और चौथा है धार्मिक मामलों के हस्तक्षेप की नीति। तो ब्रिटिश शासन तो खत्म नहीं हुआ था, डलहौजी का भारत से वापस जाना भी कोई ज्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं थी। हस्तक्षेप की बात करें तो अंग्रेजों ने कहा जरूर था कि वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन इसका कोई पालन नहीं कर रहे थे अंग्रेज, तो इसलिए अपन डी को भी नहीं मान सकते। तो इसलिए इसका ऑप्शन आएगा बी। कौन सा ऑप्शन आएगा? बी। यानी भारत में क्या हुआ था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका शासन समाप्त हो गया था। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वो समाप्त हो गया था। कब? क्रांति के बाद में। दरअसल मैंने आपको पहले ही बताया था, एक क्वेश्चन में बताया था कि 1858 में एक अधिनियम आया था जिसे
शासन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ये जो 1858 का अधिनियम था, इसमें यही घोषणा की गई थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है वो भारत में समाप्त हो जाएगा और भारतीय सत्ता है वो किसके नीचे आ गई थी, ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में आ गई थी। यानी जो ब्रिटिश जो शासन चल रहा था, ब्रिटिश शासन का मतलब जो सम्राट थे ना वहां पे, सम्राट बने चाहे महारानी बने, ठीक है ना, उनके नियंत्रण में भारतीय सत्ता आ चुकी थी। तो इसीलिए जो 16वां क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी होगा। यानी ये सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। यानी एक प्रकार से कहा जाए तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज थी कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वो समाप्त हो गया था। तो इसलिए बी इसमें सही ऑप्शन है कि 1857 के विद्रोह का सबसे जो महत्वपूर्ण परिणाम है वो क्या था, तो क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति थी। ठीक है ना, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसमें, बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर खान बहादुर खान ने 1857 का बिगुल बजाया था। ये खान बहादुर है, खान नहीं है। तो खान बहादुर ने कहां पर बिगुल बजाया था, तो ये कहां बजाया था, रुहेलखंड। रुहेलखंड बरेली में खान बहादुर के द्वारा 1857 की क्रांति की गई थी, जो कहां पे है, यूपी में पड़ता है। कहां पड़ता है, यूपी। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन ए है हजरत महल, ऑप्शन बी नाना साहेब, सी तांत्या टोपे, डी जिन्नत महल। जिन्नत महल तो बहादुर शाह जफर की पत्नी थी। तांत्या टोपे हालांकि साथ जरूर था सबके, झांसी में भी साथ था, कानपुर में भी था, लेकिन लखनऊ में इसने नेतृत्व नहीं किया। नाना साहेब का आपको पता ही है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कहाँ पे नेतृत्व किया था इसने, कानपुर में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, हजरत महल। तो लखनऊ को उस समय क्या कहते थे, अवध कहते थे। और अवध में जो नेतृत्व है वो किसने किया था, बेगम हजरत महल ने। दरअसल क्या हुआ था कि मैंने आपको बताया था कि 1856 ईस्वी में जो अवध है उस पर कुशासन का आरोप लगा दिया गया। यानी अवध पर किसका आरोप लगाया गया था, कुशासन का आरोप। कब लगाया गया था, 1856 में। और उसके बाद में अंग्रेजों ने उसका विलय कर लिया। यहाँ का जो नवाब था उस समय, उस नवाब का नाम था वाजिद अली शाह। नवाब का नाम क्या था, वाजिद अली शाह था। जो वाजिद अली शाह था वो यहाँ से फरार हो गया, फरार नहीं हुआ, सॉरी, फरार होने की कोशिश की वाजिद अली शाह ने, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और पकड़ करके उसे बंदी बनाकर कलकत्ता भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था, कलकत्ता। यानी वाजिद अली शाह को बंदी बनाकर कलकत्ता भेजा गया था, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। तो इस तरह से इसमें जो ऑप्शन है वो ए आएगा, क्योंकि बेगम हजरत महल ने क्रांति की शुरुआत की थी और ये शुरुआत यहाँ पे हुई थी 4 जून को। कब हुई थी, 4 जून 1857 को अवध में क्रांति की शुरुआत हुई, 1857 को। और ये किसने की थी, बेगम बेगम हजरत महल, ठीक है ना, इसके द्वारा शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ये एक प्रकार से क्रांति का केंद्र था, कौन सा, अवध। 1857 के विद्रोह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था। भू राजस्व नीतियां, ब्रिटेन द्वारा भारत का आर्थिक शोषण, ब्रिटिश कानून एवं प्रशासनिक व्यवस्था, या ब्रिटिश सरकार का विदेशी स्वरूप। तो सबसे महत्वपूर्ण कारण था इसमें, तो आपको याद रखना है कि इस ऑप्शन की बात कर रहे हैं। वैसे तो आपको पता है कि मैंने बताया था तात्कालिक कारण कौन सा था, चर्बी वाले कारतूस था। लेकिन इस ऑप्शन का जहां तक सवाल है तो इसमें आपके जो आंसर आएगा वो होगा भू राजस्व की नीतियां। भू राजस्व की नीति कारण जो भारतीय थे वो आर्थिक रूप से क्या हो रहे थे, कमजोर हो रहे थे। तो दूसरा ऑप्शन भी एक प्रकार से इसी के अनुकूल है, लेकिन ये दूसरा ऑप्शन कब बना, जब पहला आया था। दरअसल उस समय भारत में जो भू राजस्व नीतियां हैं वो 3 थी। एक तो थी स्थायी बंदोबस्त, कौन सी थी, स्थायी बंदोबस्त। और दूसरी जो नीति थी इसमें वो थी रेतवाड़ी प्रथा। और तीसरी नीति थी महालवाड़ी प्रथा।
ये जो मालवाड़ी है ना, इसे तलुकदारी भी कहते थे। क्या कहते थे इसे? तलुकदारी। मालवाड़ी या तलुकदारी प्रथा थी। ये तीन प्रथाएं थी, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त, रेतवाड़ी, माहलवाड़ी या तलुकदारी प्रथा। तो ये जो तीनों थी ना, इसमें किसानों को बहुत नुकसान हो रहा था। यानी जो किसान हैं उनसे काफी ज्यादा कर थे वो वसूले जा रहे थे। और इसी कारण, कर वसूलने के कारण, यहाँ पर जो भारतीय है वो आर्थिक रूप से क्या हो चुके थे? कमजोर हो चुके थे। और आर्थिक कमजोरी के कारण उनके पास धन नहीं बचा था। और आपको पता है कि धन नहीं होता है तो आदमी विद्रोह ही करता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा? ए ऑप्शन आएगा। कौन सा आएगा? ए, ठीक है ना। यानी ए ऑप्शन आएगा इसका, भू राजस्व नीतियां। इन 1857 के विद्रोह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? भू राजस्व नीतियां। ए जो ऑप्शन है ये इसमें आपको करना है, ठीक है ना। तो 19वें का आंसर ए। अगला है बंबई, कलकत्ता तथा मद्रास। ये क्वेश्चन सही नहीं था, अगला क्वेश्चन करा देते हैं। 1857 के विद्रोह के नेताओं में से कौन नेपाल भाग गया जिसकी कभी जानकारी नहीं हुई थी? तो उसमें ए ऑप्शन तो दे रखा है मौलवी अहमदुल्ला खां, बी दे रखा है खान बहादुर, सी नाना साहिब और डी हजरत महल, ठीक है। तो मौलवी अहमदुल्ला खां को तो बरेली में मारा था कर्नल रेनाल्ड ने। किसने मारा था? कर्नल रेनाल्ड ने। अब्दुल्ला खां की जो हत्या है वो किसने की थी? कर्नल रेनाल्ड के द्वारा की गई थी। कर्नल रेनाल्ड, इसने मारा था इसे। तो ये तो नेपाल नहीं गया था। खान बहादुर है ना, इसे भी पकड़ लिया गया और उसे फांसी दे दी गई थी। हजरत महल ये नेपाल गई जरूर थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसकी जानकारी नहीं थी। नेपाल में उसकी जानकारी थी। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो होगा नाना साहेब। कौन सा होगा? नाना साहेब, ये ऑप्शन होगा। यानी नाना साहेब है ना, दरअसल क्या था, जब क्रांति का दमन किया गया तो वहां से ये नेपाल चला गया था। कहाँ चला गया था? नेपाल। और कानपुर में क्रांति का दमन किया था कोलिन कैम्पबेल ने। किसने किया था? कोलिन कैम्पबेल के द्वारा दमन किया गया था, ठीक है। कोलिन कैम्पबेल ने जब दमन किया यहाँ पे, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो चीजें थी वो यहाँ पर चल रही थी, ठीक है। दोबारा सही कर को, ठीक है। तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो कौन आएगा? साहिब, ठीक है ना। नाना साहिब इसमें। तो नाना साहिब इसमें ऑप्शन आएगा, ठीक है ना, 21वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो ये अपना हो गया 21वां क्वेश्चन। अब है 22वां। इस राज्य के 20,000 सैनिकों ने रानी लक्ष्मीबाई तांत्या टोपे के समक्ष समर्पण किया था। तो इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है ग्वालियर, सतारा, कानपुर और झांसी, ठीक है ना। तो इसमें आपको याद रखना है कि तो ग्वालियर है ना, वहां पे आत्मसमर्पण किया गया था रानी लक्ष्मीबाई तांत्या टोपे के समक्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के पूर्व किस वर्ष बंगाल के सिपाहियों ने विद्रोह किया? 1764, 1770, 1772 और 1778, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि जो बंगाल के जो सिपाही थे जिन्होंने विद्रोह किया था वो सबसे पहले किया गया था 1772 ईस्वी में। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा इसका? सी ऑप्शन। अगला है संयुक्त प्रांत में 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से किस वर्ग में बड़ी संख्या में नेताओं ने भाग लिया था? तो कौन से हैं? किसान, भूपति, व्यापारी, राजकुमार। तो आपको याद रखना है कि जो भाग लिया गया था सर्वाधिक रूप से,
यानी किसने भाग लिया था, आपको याद रखना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा भाग लिया था, किसने लिया था, किसानों, ठीक है ना। यानी जो किसान थे ना, उनके द्वारा सर्वाधिक रूप से भाग लिया गया था जब 1857 का विद्रोह चल रहा था। तो सर्वाधिक भाग लेने वाले कौन थे इसमें, किसान थे 1857 के विद्रोह के समय। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन वर्गों ने 1857 के विद्रोह का समर्थन नहीं किया था, ठीक है ना। तो कारीगरों ने, किसानों ने, नए मध्यम वर्गों ने। तो याद रखना है कि डी ऑप्शन आएगा। यानी जो उच्च वर्ग था ना, वो पूरी तरह से किसके साथ था, अंग्रेजों के साथ। और जमींदार तो वैसे भी थे क्योंकि कर वसूली का उन्हें कार्य सौंप रखा था। तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा, डी आएगा, 25वें का डी। 26वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज जनरल को तांत्या टोपे तथा रानी लक्ष्मीबाई ने पराजित किया। तो याद रखना है कि इनके साथ संघर्ष हुआ था जिस अंग्रेज अधिकारी का, उसका नाम था जनरल यूरोज। क्या नाम था, जनरल यूरोज उसका नाम था। तो इनका जो युद्ध है वो किसके साथ हुआ था, जनरल यूरोज के साथ। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा आएगा, बी आएगा। तो 26वें का ऑप्शन कौन सा आएगा, बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्रों में शामिल नहीं था। तो दिल्ली, जगदीशपुर, मद्रास, कानपुर, ठीक है ना, ये थे यहाँ पे। तो आपको याद रखना है कि दिल्ली, जगदीशपुर, मद्रास और कानपुर। तो मद्रास में कोई विद्रोह नहीं हुआ था, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन आएगा इसका, सी ऑप्शन आएगा। 28वां है कि नाना साहेब कौन थे, कानपुर का प्रशासक, बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र, बाजीराव प्रथम का दत्तक पुत्र, कोई नहीं। तो मैंने बताया था नाना साहिब किसका, बाजीराव द्वितीय का क्या था, दत्तक पुत्र था। 10 मई 1857 को सिपाहियों ने किस स्थान पर खुला विद्रोह किया। यानी भारत में क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी, तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, सी आएगा। फिर मंगल पांडे निम्नलिखित में से किस कंपनी का सिपाही था। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। यानी बंगाल में बैरकपुर में जब विद्रोह किया था मंगल पांडे ने, तो वो कौन सी नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था, 34वीं। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, धन्यवाद। अन अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए।